So today we are going to start complex numbers, right? हम काफ़ी दिनों से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, बट कुछ जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सब वेक्टर्स को करने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे, और वेक्टर्स करने के बाद इनफैक्ट एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी हम लोग बनाने लगे थे। अब थोड़ा टाइम चूँकि मैनेज्ड हो गया है कि एनसीईआरटी हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे एनसीईआरटी का वो सैटरडे और संडे को करेंगे, और बाकी दिनों में बाकी सारा जो अपना जनरल मैथमेटिक्स है वो करेंगे। दैट इज मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है, या उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जनरल मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने कहा, मतलब जो 11th-12th के सिलेबस से सिर्फ ना बंधा हो, ठीक है, तो बाकी दिनों में हम लोग वो करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी काम में आता है, जैसे जेईई एडवांस हो गया, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर ओलंपियाड्स हो गया, तो उसके लिए काम में आता है। सो अब कॉम्प्लेक्स नंबर आज शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स numbers. Now before starting this chapter I wanted to tell you all one very important thing कि ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा में, और अगर इसको आप ठीक से करें तो ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ है या कुछ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर किसी टॉपिक को समझने के लिए मैथमेटिक्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़े तो वो किस तरह का टॉपिक होगा। तो ये थोड़ा सा वैसा वाला टॉपिक है हमारा, तो इसको थोड़ा ठीक से ढंग से हमें समझना होगा टाइम लेके। तो इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो डेफिनेशंस हैं उनको ठीक से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, और आगे उस तरह से। तो देखते हैं कि कितना क्लास में जाता है। मैं कंफर्म नहीं कहूँगा कि ये 5 या 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। प्रोबेबली 5 या 6 क्लास मैं मान के चल रहा हूँ कि लगेगा इसमें। सो चलिए शुरू करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आपको थोड़ा इसके रूट में जाना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत एक्चुअली में क्यों पड़ी हमें, क्योंकि मैथ्स में ऑलरेडी हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर्स है, जिसमें कि सारे नंबर्स अभी तक इंक्लूडेड थे, रेशनल और इरेशनल सारे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर की फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ऐसा क्या कारण हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी? अब सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, x² - 2x + 5 = 0। ये डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन हम बनाएं तो इसमें क्या बनेगा? x = -b यानी कि 2 ± √b² यानी कि 4 -4ac 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 ± √−16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी को और अगर थोड़ा ढंग से करना चाहें तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि 2 ± इसको हम लिख देते हैं 4 × -4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ से 2 निकाल के 4 के बदले 2 निकल जाएगा, और 2 को नीचे काट देंगे तो 1 ± √−4 बस इतना ही। अब ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया 1 ± √−4। यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर आपके पास एक इस तरह का इक्वेशन हो x + 1 का होल स्क्वायर = -4, तो आप क्या करेंगे? अब अगर x कोई रियल नंबर है,
x कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं x रियल नंबर है, तो क्या किसी रियल नंबर में किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं? अगर स्क्वायर रूट का डेफिनेशन हमें पता हो तो किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट आ सकता है। यहां पे है स्क्वायर रूट ऑफ -4। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 डेफिनेटली हम देखते हैं कि +-2 आता है, एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट का डेफिनेशन क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर गिव्स अस द रिक्विजिट नंबर। मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करें तो यहाँ पे +-2 हो सकता है, क्योंकि +2 का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 मिलेगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -4? क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव नंबर मिल जाए। यहां पे मैंने लिखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसको हम होल स्क्वायर कर देंगे जिसका स्क्वायर हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा? क्योंकि हम तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि किसी भी रियल नंबर को जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, अब वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एक्चुअली अलजेब्रा में एक थ्योरम है जिसको कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जिसको कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने डेवलप किया था और एक मैथमेटिशियन के साथ मिलके। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा था उन्होंने इस तरह डेवलप किया। अब जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन यहां पे जो x है, ये देखिए एक इस तरह का नंबर आ रहा है जिसमें कि x का जो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन में एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों सॉल्यूशन में एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो अगर x को हम रियल मान लेते हैं तो ये तो रियल है नहीं, क्योंकि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उन्होंने डेवलप किया तो वहां पे भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज किया, और वो कैसे किया हम थोड़ी देर में उसको भी जानेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया गया। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर है, यहां पे स्क्वायर किसी नंबर का नेगेटिव आ रहा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया गया। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट हुआ वो इसी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हुआ, जैसे कि x² इज इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है? डेफिनेटली ये कोई रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर रियल होगा तो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसीलिए अब नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर डेवलप हुआ, फिर होल नंबर डेवलप हुआ, फिर इंटीजर्स डेवलप हुआ, फिर रियल नंबर्स डेवलप हुआ। तो इन सब से बात नहीं बनी, तो नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि वो एक्सटेंशन जरूरी था इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें जो सॉल्यूशन हो x का वो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ अ रियल नंबर आ रहा है। तो इसी तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता हुई। तो जो बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, स्पेशली लियोनहार्ड ऑयलर एक स्विस मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, एक यूनिट को डेवलप किया और उसको बताया I² इज इक्वल टू -1। और इसको कहा गया, ये जो I है इसको कहा गया इमेजिनरी यूनिट। क्या कहा गया? इमेजिनरी
यूनिट। ठीक है, तो अब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब यहां पे हम एक स्क्वायर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम। दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है, तो ये फायदा हुआ। इसका ये मतलब है कि जो i है वो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। अब ये जो इमेजिनरी यूनिट का डेफिनेशन दिया उन्होंने, उसने क्या किया कि इस तरह के सॉल्यूशन को सॉल्व कर दिया। वो कैसे भाई? अब यहां पे 1 प्लस माइनस ये नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू 4 1 प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है वो तो आई हो जाएगा, तो यहां पे आई और 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब इसको ठीक से लिखना है तो इस तरह से ये सॉल्व कर दिया उन्होंने इस तरह से। इसका क्या नाम रखा गया? इमेजिनरी यूनिट। इस इमेजिनरी यूनिट का नाम डेफिनेटली इमेजिनरी है, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स नेम इज इमेजिनरी डजंट मीन कि इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जिस तरह रियल नंबर्स का एग्जिस्टेंस है उसी तरह इमेजिनरी नंबर्स, इसको इमेजिनरी नंबर्स भी आगे कहा गया, तो इमेजिनरी नंबर्स का भी एग्जिस्टेंस है, फर्म एग्जिस्टेंस है। और आगे आप देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स जो है नेचुरल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया इमेजिनरी, वो इसलिए। अब देखिए इमेजिनरी नाम सबसे पहले किसने रखा? इमेजिनरी नाम एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेन डेस्कार्टेस। ठीक है, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है आई, इसको सबसे पहले लियोनहार्ड ऑयलर ने दिया, दुनिया के सामने रखा। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी नाम रखा रेने डिस्कार्टिस ने, ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि भाई रियल नंबर्स, अभी तक रियल नंबर्स सब कोई करते आ रहा था, रियल नंबर से सॉल्यूशन निकालते आ रहे थे, रियल नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था, रियल नंबर काउंटिंग में यूज किया जा रहा था। बट जब इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हो गए कि भाई इस तरह के सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, यहां तो ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर हमें नेगेटिव मिल जाए, या ऐसा कोई नेगेटिव रियल नंबर तो है नहीं जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल लें। तो इसको डेवलप करने का लियोनहार्ड ऑयलर का वही एम था कि एक ऐसा नंबर सिस्टम को इस तरह से एक्सटेंड किया जाए, एक ऐसा नंबर सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि किसी भी नंबर का, रियल और इमेजिनरी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सके, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव। इसीलिए ये डेवलप किया गया। और इमेजिनरी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इससे पहले रियल वर्ड, रियल नंबर हम यूज करते आ रहे थे, इसीलिए इन्होंने इमेजिनरी नाम यूज किया, क्योंकि इमेजिन करके दिया गया है। अब देखिए सारे नंबर्स इमेजिन करके ही दिए गए हैं, लेकिन बाकी जो रियल नंबर्स है उनका एक तरह से एक्सियोम है। मतलब एक्सियोम एक ऐसा, मान लीजिए स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं किया जाता है बट वो प्रत्यक्ष है। बट इमेजिनरी नंबर को डेवलप किया गया और पाया गया कि इसका इंपॉर्टेंस रियल वर्ल्ड में है। आगे आप ये चीज देखेंगे। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आगे बहुत सारे फिजिक्स के एरिया में या फिर बहुत से एरिया में, मैंने जैसा कहा नेचुरल वर्ल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हायर स्टडीज में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना होगा, जहां पे आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं करना है, आपको हायर स्टडीज में करना है, ग्रेजुएशन मास्टर्स में जाके। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी तो आपको बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, बेसिक।
और वहीं पे आप देखेंगे कि ये कितना कॉन्सेंट्रेट करके करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस लिए डेवलप किया गया? इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं हम फिर से घूम के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पे, जो कि गाउस ने, कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने डेवलप किया था। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है उसको उन्होंने क्यों डेवलप किया? सबसे पहले तो उन्होंने ये इमेजिनरी यूनिट जो है डेवलप कर दिया, बता दिया कि नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया है। याद रखिएगा, नंबर सिस्टम को जब एक्सटेंड किया गया तो जाके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, और इसका इंपॉर्टेंस अब आपको इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में देखने को मिलेगा। अब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन रियल नंबर के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं आएगा। जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आया डेफिनेटली इमेजिनरी नंबर आया है। ठीक है, रियल नंबर में तो नहीं आया है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है जो गाउस ने डेवलप किया, उन्होंने उसी लिए डेवलप किया कि उन्होंने ये बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, और वो एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। तो एक सॉल्यूशन एटलीस्ट किसी भी नंबर का होगा। वो क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उन्होंने इस वाले जब नंबर सिस्टम को उन्होंने रियल से इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जब नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया तो रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ एक्सटेंड किया गया, क्योंकि उससे पहले रियल नंबर फाइनल स्टेज ऑफ द नंबर सिस्टम था। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नंबर सिस्टम जो था रियल नंबर था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जब डेवलप हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंड होकर सबसे हाईयर नंबर सिस्टम हो गया। मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे के सारे रियल नंबर्स भी आ जाएंगे। जैसे कि उससे पहले रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आते थे, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर सिस्टम में आते थे। ठीक है, बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप किया तो इवन रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आ जाता था। तो इसीलिए नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पे, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा थ्योरम है जो ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, जैसे कि इस तरह का a0, इस तरह का an z to the power n plus an minus 1 z to the power n minus 1 and so on to an z plus a0 is equal to 0 has always at least one complex solution। ठीक है ना, प्रोवाइडेड कि ये जो an माइनस 1 है, ये सब के बारे में आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। ये जो an है, an माइनस 1 है, a1 है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हमने कहा क्योंकि आगे देखेंगे कि किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए जब यहां पे इन कोफिशिएंट्स को कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स कहा गया तो रियल नंबर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जब जिसमें कि रियल नंबर एग्जिस्ट है पहले से ही, तो दैट मीन्स इसमें रियल नंबर्स भी अवेलेबल है। बट जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही, हमेशा इसका एक सॉल्यूशन कम से कम होगा, और वो एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। भले रियल सॉल्यूशन हो या ना हो, बट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हमेशा हर केस में होगा, प्रोवाइडेड ये जो सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं इनमें से सारे के सारे जीरो नहीं हो। जैसे कि अब an माइनस 1 ये सारा का सारा कोफिशिएंट्स ही जीरो हो गया, तब तो कोई मतलब ही नहीं होता है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे जीरो ना हो, ये कंडीशन आपका है। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसके बारे में अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये एक आपको मैं बता रहा हूं कि किस लिए उसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट हुआ, नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया और नए नंबर सिस्टम को यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डेवलप किया गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले इस आई को समझते हैं थोड़ा पहले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स किस लिए डेवलप किया गया? इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिनका सॉल्यूशन किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा था। तो उस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डेवलप करा। चलिए भाई, अब जो नंबर आई है, जैसे कि हमने अभी आई के बारे में देखा कि जो नंबर आई है, आई क्यों नहीं चल रहा भाई, जो नंबर आई है इसको नाम दिया गया इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। इसको हम आगे देखेंगे कि इमेजिनरी यूनिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको इमेजिनरी यूनिट नाम दिया गया। इसका क्या खूबी है? इसकी खूबी है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि I is an imaginary unit or is an imaginary number या standard imaginary unit which is defined as following: I square is equal to -1, I is equal to square root of -1। I को बहुत बुक्स में आयोटा कहा गया है, आयोटा, लेकिन मैं इसको, हम लोग इसको आई ही कहेंगे आगे से। ठीक है, इतना अब आयोटा टायोटा नहीं कहेंगे, बस आई कहेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले थोड़ा आई के बारे में जान लेते हैं कि आई के और कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास है आई क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे? आई डॉट आई स्क्वायर, राइट। आई स्क्वायर कितना है आपका? -1 यानी कि -i। उसी तरह अगर i4 हो, i टू द पावर 4 हो, तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि i टू द पावर n का वैल्यू निकालिए, जहां की n इंटीजर है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से इसका वैल्यू निकलेगा। चलिए, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ i टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ i to the power n where n belongs to integer। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है n। सबसे पहले सबसे केस 1 लेते हैं और यहां रखते हैं कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। i प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब i टू द पावर 0 से लेके i टू द पावर 0 का कितना होगा? 1 होगा। याद रखिए, ये जो इमेजिनरी यूनिट है ना,
ये लगभग उन सारे लॉज को फॉलो करता है जो आपने अभी तक रियल नंबर्स के लिए अलजेब्रा का लॉज अप्लाई किया है। मतलब रियल नंबर में भी किसी भी रियल नंबर का पावर 0 करते थे तो 1 आता था, यहां भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए I to the power 0 is equal to 1, I to the power 1 is equal to simply I स्क्वायर, अभी हमने देखा -1, ये तो इसका डेफिनेशन ही है। I का डेफिनेशन क्या है? I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ I, नॉट I इज इक्वल टू √1, ये तो यहीं से आता है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ I कि I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब इस इमेजिनरी यूनिट को ऑयलर ने डेवलप किया तो उन्होंने डेफिनेशन इसका यही दिया कि I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यही डिफाइन उन्होंने किया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह I क्यूब इज इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा कि -I, यही था ना, देख लेते हैं निकाल के, I डॉट I स्क्वायर यानी कि -I। इससे पहले एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी, I क्यूब निकाला था तो वहां भी -I ही लिखा था ना। अगर -I गलती से छूट गया होगा तो वहां पे नेगेटिव कर लीजिएगा आप। ठीक है, खैर कोई नहीं, यहाँ तो बता ही रहा हूँ। I टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 कैसे आया हमने देखा, I स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट I टू दी पावर 5, उसका क्या करेंगे? वो भी बड़ा आसान है। देखिए, इफ n इज ग्रेटर देन 4, तो जब n ग्रेटर देन 4 रहेगा तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड n बाई 4। ठीक है, मान लेते हैं q कोशेंट है और r रिमाइंडर है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। हमें पता है डिवीजन एल्गोरिदम से कि जो ये रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, या फिर छोटा या बराबर किसके? 3 के, क्योंकि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है भाई। यहाँ डिवाइजर हमारा 4 है तो रिमाइंडर कहाँ तक होना चाहिए? 3 तक होना चाहिए यहाँ पे, मतलब 3 के बराबर तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। अब चलिए, ये आपका रिमाइंडर आ गया। नाउ मान लेते हैं I टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या है हमारा, 4q प्लस r। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि ये कोशेंट है q। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं I टू दी पावर 4 क्यूब इंटू I टू दी पावर r। ये तो आपको पता ही होगा, I टू दी पावर 4 होल टू दी पावर q इंटू I टू दी पावर r। I टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब 1 का पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही होगा। तो बचा क्या? सिर्फ I टू दी पावर r। तो हमेशा जब भी I का पावर 4 से ज्यादा हो और पॉजिटिव हो तो आपको क्या करना है, बस 4 से डिवाइड कर देना है उस n को, और I जो होगा, I का जो पावर होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगर नेगेटिव हुआ तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए केस 2, n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं करना है भाई। मान लीजिए I टू दी पावर -n है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बाई I टू दी पावर n कर देंगे। ठीक है, चूंकि n को मैंने यहां नेगेटिव मान लिया है, इससे अच्छा है कि यहां 4 नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे लिख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया I टू दी पावर -n कैसे सॉल्व करेंगे। बस जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद तो I टू दी पावर n कैसे सॉल्व होता है यहाँ पे पता ही है आपको। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे हम लोग।
चलिए, हाँ कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ और प्रॉपर्टी है आई का, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ आई। प्रॉपर्टी 1 है आपका, इफ ए बी आर टू नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, देन माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि -1 इंटू माइनस बी और इज इक्वल टू ए बी। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको हटाना है हमें। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। आई क्यों, क्योंकि इसको हम -1 इंटू ए लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई होता है, वही मैंने आई को लिख दिया है और ए को फिर इसके अंदर आराम से लिख दिया है मैंने। उसी तरह आई इंटू बी। अब यहाँ आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और अब ये चूंकि पॉजिटिव रियल नंबर से ए और बी, तो ये हो जाएगा ए बी आई स्क्वायर -1, तो माइनस रूट ए बी। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर ए और बी नेगेटिव हो तो, इफ ए और बी नेगेटिव, उस केस में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू -3 है और b इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। चलिए -1 को नहीं रखते हैं, -5 रख लेते हैं, ठीक है। -1 को जानबूझ के नहीं रखा मैंने, आप रख सकते थे क्योंकि -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो इसलिए अब -3 इंटू बी के जगह रखेंगे कितना, बी के जगह रखेंगे -5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 5 यानी कि नेगेटिव ऑफ √15। सो अगर ए और बी नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव हो तो भी आप देख रहे हैं कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, ये दोनों प्रॉपर्टी है, और देख लूं कोई और भी प्रॉपर्टी है कि नहीं। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है ना, इसीलिए सारा कुछ तैयार करके रखता हूं मैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आगे देखेंगे क्या क्या है, पहले एक प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं। छोटा सा है, आप आसानी से बना देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ I12 A B I12 26 C I -15। सबसे पहले A देखते हैं, I12 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना, I⁻01, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। B I12 26, अब 1226 को 4 से डिवाइड कर देते हैं पहले, क्या आ जाएगा 26, और यहां पे अब कितनी बार जाएगा 24, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, तो इसका क्या हो जाएगा I⁻2 -1।
ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया वही हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। सी आई टू दी पावर माइनस 15, 1 बाई आई टू दी पावर 15, 1 बाई 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 3 आएगा हमारा। क्यों? क्योंकि जब 15 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आया? रिमाइंडर 3। कोशेंट कितना? 3, तो 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे I3 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई माइनस आई। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई आई। तो इसी तरह से आई का वैल्यू निकलता है। ठीक है, आई होप आपको आई का वैल्यू निकालने में कितना भी लंबा पावर हो, बड़ा लार्ज पावर हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। फाइंड इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई ए, नहीं यहाँ पे 2 है, 2 वेयर, यहाँ पे 2 नहीं है, √2 है, माफ करिएगा, वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन find the value of a to the power 1929। इसका वैल्यू निकालना है हमें। चलिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो यहाँ से इतना जो ये लंबा सा एक एक्सप्रेशन है, इसको छोटा करना है। बहुत अच्छा आसान सा उपाय है। अगर यहीं पे आप i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे √(-1) तो ये और पेचीदा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि a स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई बाई √2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 और i स्क्वायर -1 प्लस 2i बाई 2, 2 यहाँ से कैंसिल, बचा कितना? i, यानी कि a स्क्वायर आपका कितना आ गया? i के बराबर। चलिए भाई, a स्क्वायर हमारा i के बराबर आ गया। ठीक है ना, हमें वैल्यू चाहिए a टू दी पावर 1929 का। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए टू दी पावर 1928, इवन नंबर में कर लिया। ठीक है, इसको इवन नंबर में हमने कर लिया। चलिए भाई, 1928 है ना। चलिए, इसको हम क्या करते हैं कि a इंटू 1928 कर लेते हैं। नहीं, ऐसे आपको ऐसे लंबा चला जाएगा, इस तरह मत करिए। आसान कैसे होगा ये, वो देखते हैं सबसे पहले हम लोग। अगर हम यहाँ पे 1928 लेते हैं, 1928 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 964 आएगा ना, और हमें चाहिए वैल्यू 1929 का। ठीक है, चलिए a डॉट ए टू द पावर 1928 ही करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a डॉट ए स्क्वायर टू द पावर 964, 2 से काटेंगे तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पूरा इतना आ जाएगा। ए स्क्वायर कितना है हमारा? i है, i का पावर 964, 4 से कटेगा, 4 से मेरे ख्याल से क्या होगा? कट जाएगा। जब कट जाएगा ये 4 से तो रिमाइंडर 0, यानी कि a i टू द पावर 0, a इंटू 1 इज इक्वल टू a आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सब बनाते हैं। अभी हमारा मोटिव है कि छोटा छोटा हम प्रॉब्लम कर सकें और आगे जाके प्रॉब्लम्स पे हाथ लगाएंगे। अभी तो ये शुरुआत हमने किया है। चलिए कर लीजिए पहले, और अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है i से रिलेटेड, वो भी कर लीजिए। जब
4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई होते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई, तो उन चारों का सम हमेशा 0 होता है। क्यों होता है ये देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका प्रॉपर्टी 3 है। प्रॉपर्टी 3, 4 consecutive powers of I the sum of 4 consecutive powers of I is 0। ठीक है, मान लेते हैं n कोई इंटीजर है, ठीक है। 4 if n be an integer then I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हो गए फॉर वॉट एवर वैल्यू ऑफ n इज, n इंटीजर है, इतना बस ध्यान में रखना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से I टू दी पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा I प्लस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि I टू दी पावर n तो कॉमन ही निकाल लिया, प्लस यहाँ बचेगा I टू दी पावर, यहाँ बचेगा I टू दी पावर 1 यानी कि I, यहाँ बचेगा I स्क्वायर, यहाँ बचेगा I क्यूब। I टू दी पावर n 1 प्लस I स्क्वायर माइनस 1 I क्यूब माइनस I 0। हमेशा याद रखिएगा कि जो आयोटा होता है, I होता है, इमेजिनरी यूनिट होता है, उसके 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम बना लेते हैं। फाइंड प्रॉब्लम है आपका I टू दी पावर n प्लस I टू दी पावर n प्लस 1। अब ये तो आपको मैंने थोड़ा सा समेशन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपने प्रोग्रेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब ये सब आपने प्रोग्रेशन में पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज, शुरू करते हैं बनाना। वी हैव n इज इक्वल टू 1 to 13 in प्लस in प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 to 13, in को अलग कर लेते हैं, प्लस फिर n इज इक्वल टू 1 to 13 in प्लस 1 को अलग कर लेंगे। अब 1 से लेकर 13 तक का सम है और हमें पता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ i का जो सम होता है वो 0 होता है, तो 12 तक तो 0 हो जाएगा। देखिए a1 a2 a3 सॉरी I टू दी पावर 1 प्लस I टू दी पावर 2 प्लस I टू दी पावर 3 प्लस I टू दी पावर 4 0। उसके बाद फिर I5 से लेके I5 I6 I7 I8 0, फिर I9 से I12 तक 0, बचा अंत में I टू दी पावर 13। क्या बचा यहाँ पे, I टू दी पावर 13। उसी तरह यहाँ पे क्या बचेगा भाई, I टू दी पावर 14 बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहला टर्म होगा वो होगा I टू दी पावर 2, दूसरा I टू दी पावर 3 और टोटल 13 है तो I टू दी पावर 14। तो यहां से I टू दी पावर 14 जो होगा हमारा वो क्या होगा, बच जाएगा I टू दी पावर 14। अब I टू दी पावर 13 प्लस I टू दी पावर 14, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 यानी कि I। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 यानी कि I माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इस इमेजिनरी यूनिट के बारे में। जो जानकारी आपको जितनी चाहिए थी उतनी आपको मैंने दे दी है। दैट्स इट फॉर इमेजिनरी यूनिट। अब इसका यूज है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे वहां पे इसका यूज है। ठीक है, और हाँ, इसको इमेजिनरी नंबर्स भी हम कभी कभी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर खाली होता है बस। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट इट इज नॉट ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर्स कोई एक तो है नहीं, दुनिया भर के इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है अनकाउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई is called a complex number where x and y are real numbers। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन x प्लस आई वाई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जब x और y जो होता है रियल, जहां की x और y जो होता है रियल नंबर होता है। अब यहां पे जो प्लस है उसको आप उस तरह का एडिशन मत समझिएगा जो अभी तक आप एडिशन समझते आए हैं। इट इज अ लिटिल डिफरेंट, इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको एडिशन को समझिए कि हाँ ये एडिशन है, ये जोड़ा गया है x और आई वाई को। बट इस एडिशन को सबसे पहले समझना होगा। ये हमें सबसे पहले ये समझते हैं कि x और आई वाई ये है क्या। इतना तो आपको पता चल गया कि x और y रियल नंबर्स है। ठीक है, x और y रियल नंबर है, बट व्हाट अबाउट आई वाई। अब देखिए, इतना तो हमें पता चल गया कि इस तरह के एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहां पे इन द एक्सप्रेशन x प्लस आई वाई, x and y are respectively called the real and imaginary part of the complex number। ठीक है, in the expression x plus iy, x and y are respectively called the real and imaginary part of the complex number। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, x और y को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, जहां की रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई को हम रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x
उसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी आई एम ऑफ x प्लस वाई, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का y। याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट आई वाई, इट इज दिस रियल नंबर y। ठीक है ना? इफ z इज इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐसे करिए, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन रियल पार्ट ऑफ z। यहां पे चूंकि सिंबल हमने नहीं दिया था, ठीक है, अब यहां पे ये हमें पता चल रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सिंबल जनरली z से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह के C से, और C में इस तरह का हम मार्क दे देते हैं एक। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब चलिए, तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है हमारा x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। अब इस डेफिनेशन से बहुत कुछ हमें समझना है। पहले तो ये डेफिनेशन सिर्फ कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि ये एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स which is hidden inside this particular definition of complex number। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको जो मैंने नंबर एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया और रियल नंबर को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर तक ले जाया गया। ठीक है, तो अब रियल नंबर में बाकी सारे नंबर, इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के डेवलप होने से पहले जब रियल नंबर्स तक ही नंबर सिस्टम था, तो रियल नंबर्स में बाकी उसके पहले के सारे नंबर सिस्टम उसमें इन्वॉल्व थे एज ए एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज ऑल द नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी सारे जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स वो रियल नंबर के सबसेट थे। नाउ real numbers is the subset of complex numbers। सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो आपने देखा कि एक नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने का फायदा क्या हुआ। अब हमें एक नया नंबर सिस्टम मिला है जिसमें कि रियल नंबर्स तो हैं ही और उसके साथ इमेजिनरी नंबर्स भी है। ठीक है, नंबर सच एज x प्लस आई वाई, ये एक नया तरह का नंबर है। ये क्या है? एक नया तरह का नंबर है और यही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाया। ठीक है, अब ये जैसा मैं कह रहा था कि ये जो प्लस का सिंबल है ये कोई नॉर्मल एडिशन जैसा नहीं है। ठीक है, ये जो पूरा एज अ होल x प्लस आई वाई है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी सम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दिस नंबर, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एज अ होल रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से हमें साफ साफ पता चलता है कि जो सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें सारे रियल नंबर्स होते हैं टुगेदर विथ इमेजिनरी नंबर्स। कैसे? x तो रियल नंबर हो गया, ठीक है, और ये आई वाई इमेजिनरी नंबर हो गया। i सबके साथ जुड़ा हुआ है तो ये आई वाई क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। सो द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स टुगेदर विथ न्यू नंबर्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। यही कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन होता है और यही कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता है।
ठीक है, तो आपने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंबल के थ्रू z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अभी आगे देखेंगे कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है x और y का किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम अभी देखेंगे आर्गन डायग्राम जब पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो देखेंगे कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है वहां पे वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई को वहां उस तरह के पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। ठीक है, सो इस तरह से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब एक्स प्लस आई वाई, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा कि दो रियल नंबर होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। अब देखिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वहां पे क्यों ऐसा कहा गया कि उस तरह के पॉलिनोमियल का हमेशा एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तो होगा ही। अब देखिए उसको क्यों वैसा कहा गया, उसके बारे में अभी आपको पता चलने वाला है। ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए अज्यूम करिए किसी भी रियल नंबर को, किसी रियल नंबर 3 को, 3 इज अ रियल नंबर डेफिनेटली। नाउ 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आई। कैन वी राइट इट एज दिस? 3 तो रियल नंबर था बट ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0i ये एक इमेजिनरी नंबर है, जैसे ही इमेजिनरी नंबर जुड़ा वैसे ही वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। याद रखिएगा हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में i सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, भले ये एक रियल नंबर था बट इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में तो है ही, इसीलिए किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट, इस तरह से। उसी तरह अगर कोई हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, मान लीजिए 3i, इसको हम लोग 0 प्लस 3i भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह लिखेंगे है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही, इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होता है, बट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस 3i इस तरह से लिख सकते हैं, जहां कि 0 ऑब्वियसली एक रियल नंबर है, 3i ऑब्वियसली एक इमेजिनरी नंबर है। और हमें पता है कि द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स टुगेदर विथ इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हमेशा ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब चलिए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं कि ये क्या होता है। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट
Z be a complex number such that Z is equal to x plus iy. ठीक है, if imaginary part of Z is equal to 0, यानी कि iy 0 के बराबर हो जाए, then Z is a purely real complex number. प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को याद करिए, वहां पे कहा गया है कि उस तरह के किसी पॉलिनोमियल का एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा. अगर रियल सॉल्यूशन भी आया तो रियल सॉल्यूशन भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने देखा, इसीलिए ऐसा कहा गया है. तो अब जो सॉल्यूशन को निकालने में किसी इक्वेशन के झंझट होती थी उस समय तक, वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया. अब किसी भी तरह के पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन तो होगा ही, और वो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, चलिए, देन Z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इफ रियल पार्ट ऑफ Z यानी कि ये x 0 हो जाए, देन Z is a purely imaginary complex numbers. ठीक है, अगर ये 0 हो जाए तो बचेगा सिर्फ x, सिर्फ एक रियल नंबर बचेगा, तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. क्योंकि भाई कोई भी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं है. राइट? ठीक है, ये उसी तरह है जैसे कि कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर तो है, बट द कॉन्वर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. दैट इज नॉट ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. उसी तरह यहां पे है, चूंकि रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का सबसेट है. ठीक है, रियल नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का सबसेट है, मतलब जितने भी रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे. ठीक है, अगर ये एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो रियल नंबर तो इसमें होंगे ही, टुगेदर विथ इमेजिनरी नंबर्स. इसीलिए तो कहा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में कि द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज दीज, द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स टुगेदर विथ न्यू नंबर्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, ये इसके साथ रियल नंबर्स है कि नहीं. तो इसीलिए हमने देखा कि Z इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जब रियल पार्ट ऑफ Z 0 होगा. उसी तरह जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z 0 हो जाएगा तो Z इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, और यहां पे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. और याद रखिएगा कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स आर complex numbers, but all complex numbers are not real numbers. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक नंबर सिस्टम का फॉर्म है, और वो सबसे हाईएस्ट लेवल का फॉर्म है अभी तक का मैथमेटिक्स में. चलिए, ये सब नोट करिए, मैं देख लूं आगे आपको क्या पढ़ाना है मुझे.
अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने कर लिया होगा। Equality of complex numbers। चलिए भाई, सपोज Z1 या इस तरह करिए, Z and Z dash are two complex numbers such that Z is equal to x plus iy and z dash is equal to x dash plus I y dash. Definitely x dash y dash are real numbers. Z is equal to z dash if and only if and only if x is equal to x dash and y is equal to, कैपिटल में लिख देता हूं, y is equal to y dash. That is real part of z is equal to real part of z dash and imaginary part of z is equal to imaginary part of z dash. कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा उसी केस में, उसी कंडीशन में स्ट्रिक्टली, अगर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर हो और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। ठीक है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। और यहां इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है दिमाग में, और वो देखने को भी मिलता है हमें प्रत्यक्ष जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, रेशनल इरेशनल ये सारा, यानी कि किसी भी रियल नंबर्स की बात करते, रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर नहीं, रियल नंबर ऑर्डर्ड नंबर सिस्टम होता है। ऑर्डर्ड नंबर सिस्टम मीन्स क्या कि रियल नंबर लाइन अगर देखें तो रियल नंबर लाइन में एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा या छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसा कुछ नहीं हो सकता है। यहां से वो देखने को भी मिल रहा है हमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो हो सकता है, बट वर्ड्स लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू doesn't have any significance when it comes to complex numbers. दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी बड़े या छोटे नहीं हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, बड़े या छोटे नहीं हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ऑर्डर्ड नंबर सिस्टम नहीं है कि जहां एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम से बड़ा हो या छोटा हो। हां, बराबर हो सकता है इस कंडीशन में, बट बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो टर्म्स लाइक ग्रेटर देन और लेस देन हैव नो सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इन एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर में नहीं होता है वो।
ऑर्डर पेयर और ऑर्डर अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में डेफिनेटली उस तरह के पॉइंट से दर्शाया जा सकता है जिनका कोऑर्डिनेट्स x और y दो रियल नंबर सिस्टम हो यहाँ पे, या यहाँ पे x डैश y डैश हो। बट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स और नंबर सिस्टम का ऑर्डर्ड वे में होना दोनों अलग अलग चीज है। जब हम कार्टेशियन प्लेन में, किसी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स का समूह होता है, वो एक अलग चीज है। बट वहां से हमें ये नहीं पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर जो है दूसरे ऑर्डर पेयर से बड़ा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम आगे देखेंगे तो इस तरह के प्लेन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह के प्लेन में एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज नॉट ऑर्डर्ड। जो नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ऑर्डर्ड नहीं होता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता है। हाँ, बराबर हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए, द टर्म्स ग्रेटर देन and less than have no significance in complex numbers because complex numbers are not ordered। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पोसेस नहीं करता है। ठीक है, complex number do not possess the property of order। so this is equality of complex number, और ये आगे आपको बहुत साथ देने वाला है ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस है कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो आज वहां तक हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम बनाएंगे। देन नेक्स्ट क्लास में जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलिए मान लेते हैं x प्लस आई वाई प्लस एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से x प्लस एक्स डैश प्लस आई वाई प्लस वाई डैश। ठीक है, ये हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो मैं करवा दूंगा अभी। दूसरा,
subtraction of complex numbers। ये क्या होता है भाई, देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई माइनस एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, रियल वाले में से रियल घट जाएगा और माइनस प्लस, यहां देखिए प्लस आई वाई माइनस आई वाई डैश, आई कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा आई कॉमन लेंगे, अंदर आएगा y माइनस वाई डैश। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 3 multiplication of complex numbers। multiplication of complex number। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी आपको देखने को मिल रहा है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, subtraction of complex number is also a complex number। Similarly अभी हम देखेंगे multiplication of complex number is also a complex number। ठीक है, चलिए मान लेते हैं x प्लस आई वाई इंटू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, यही तो है। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स डैश प्लस आई एक्स वाई डैश प्लस आई वाई एक्स डैश प्लस आई स्क्वेयर वाई डैश। ठीक है, यहां से आई स्क्वेयर वाई डैश वाई, अब ये हो गया एक्स डैश, और यहां ध्यान से देखेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो बचेगा माइनस वाई वाई डैश वाई डैश। यहां से प्लस, अगर हम i को कॉमन ले लें तो कितना आएगा, एक्स वाई प्लस वाई एक्स डैश। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस रूल में थोड़ा सा चेंज हमें दिखेगा, बट वो कॉन्जुगेट जब करेंगे तब हम देखेंगे। और कॉन्जुगेट मैं अभी भी करा सकता हूं, लेकिन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम करेंगे जब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, क्योंकि वो हमें उस समय ही करना चाहिए और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये हो गया इधर, यहाँ से i कॉमन लिया तो एक्स डैश प्लस आई एक्स वाई डैश प्लस आई वाई एक्स डैश प्लस आई स्क्वायर वाई वाई डैश। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। चौथा नंबर, division of complex numbers। Let the complex number, complex, इसमें थोड़ा मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, बट इसमें हमें कुछ कैलकुलेट भी करना है, कुछ निकालना भी है, इसीलिए ये लिख रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई
is divided by x डैश प्लस आई वाई डैश। ठीक है, ये सारे के सारे स्मॉल x और y है। देन x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई x डैश प्लस आई वाई डैश। मान लीजिए कि जो हमें रिजल्टेंट मिला इस डिवीजन का वो मिला x प्लस आई वाई। ठीक है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। दैट इंप्लाइज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इंटू एक्स प्लस आई वाई। राइट, अब चलिए पहले तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स डैश एक्स प्लस आई एक्स डैश वाई प्लस आई वाई डैश एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई डैश वाई। यहाँ से हो गया एक्स एक्स डैश माइनस वाई वाई डैश, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं आई, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई स्मॉल एक्स और एक्स डैश दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग, हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होगा जब उसका रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के बराबर हो। तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमें क्या मिलेगा? x x डैश माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू x एंड x y डैश प्लस y x डैश इज इक्वल टू y। यहां से मिला। अब यहां से दोनों को सॉल्व कर देना है हमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से सबसे पहले हमें किसका वैल्यू चाहिए? कैपिटल X और कैपिटल Y का। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डिवीजन क्या आया। चलिए भाई लिखते हैं। तो यहां से सबसे पहले कैपिटल Y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा? जगह नहीं है, चलिए यहां से कैपिटल Y वाई डैश इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल Y इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डैश। कैपिटल Y का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर लिया, यहाँ पे कैपिटल Y का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से आ जाएगा हमारा x और y डैश प्लस कैपिटल Y का वैल्यू कितना है? x x डैश माइनस x डिवाइडेड बाई y डैश इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू y। ठीक है, चलिए हमें वैल्यू x का निकालना है, तो काम करते हैं इसको। x और यहाँ पे y डैश स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x डैश स्क्वायर माइनस x डैश, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं,
इज इक्वल टू वाई वाई डैश। हमें चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए यहाँ से। चलिए तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर। ठीक है, x का वैल्यू हमारा ये आ गया और कैपिटल Y का वैल्यू हमारा ये आ गया। अब देखिए हमने x का वैल्यू यहां इतना निकाल लिया है। इस x का वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो कैपिटल X का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो यहां पे हमें एग्जैक्टली ये कैपिटल Y भी मिल जाएगा। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स के जगह क्या रखना है हमें, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इंटू एक्स डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डैश एक्स एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई वाई डैश एक्स डैश माइनस एक्स बाई वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश। ये इतना क्यों आ रहा है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आया है। एंड एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये तो ठीक है, इतना ही आना चाहिए। और y के जगह हमने x का वैल्यू रख दिया। जब हमने कंपेयर किया तो एक्स एक्स डैश माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स आया। यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाल लिया तो आया मेरा माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई डैश। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ से हमने इस कैपिटल Y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमने मिला x का वैल्यू इतना। ओहो, यहाँ से देखिए गड़बड़ हो गया ना, वही कह रहा हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ। नीचे एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर है, उसको मैंने छोड़ दिया था। चलिए भाई, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू यहाँ पे x का वैल्यू ये रखेंगे तो हो जाएगा एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इनटू एक्स डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डैश। सही है। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इंटू एक्स डैश माइनस एक्स, इसके साथ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई वाई डैश इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ तो कटेगा, चलिए देखते हैं। एक्स एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश एक्स डैश माइनस एक्स एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर। अब ये और ये तो कट गया, नीचे हमारा बच गया एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। ऊपर से यहाँ से हम ले लेंगे इंटू वाई डैश भी है, ऊपर से अगर वाई डैश कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वाई एक्स डैश माइनस एक्स वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू वाई डैश। ये और ये कट गया तो हमें कैपिटल Y का भी वैल्यू यहाँ पे मिल गया इतना। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमें कितना मिला, x तो इतना मिल गया और y कितना मिला हमें, y हमें मिला है वाई एक्स डैश माइनस एक्स वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर। इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, लिख लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज कर दूं, हम सिर्फ वैल्यू को लिख देते हैं। अब चलिए भाई, तो हमें x क्या मिला, यहां से देखिए x
एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश बाई एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस आई, और हमें वाई क्या मिला है, वाई एक्स डैश माइनस एक्स वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड कि एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है वेयर एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज आपको पता है कि डिफाइन नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। चलिए, सो दीज आर द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फंडामेंटल ऑपरेशंस रियल नंबर में हम लगाते थे, अलजेब्रा का फंडामेंटल ऑपरेशन, सेम उसी तरह का फंडामेंटल ऑपरेशंस यहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे के सारे उसी तरह से हो रहे हैं, हमें वही चीज हमें मिल रहा है यहां भी। तो चलिए, मतलब प्रोसेस वही है। डेफिनेटली हमें डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, राइट? तो ये सब चीज ध्यान में रखना है आपको। चलिए, और याद रखिए कोई भी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स नहीं होते। जैसे प्योरली रियल अगर हो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, वही रियल नंबर हो सकता है। इसीलिए सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। और इसका कारण आपको पता है, नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन। जीरो प्रोडक्ट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है भाई, कोई रियल नंबर x, अगर कोई रियल नंबर है तो हमें पता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है कुछ, तो इन दोनों फैक्टर्स में से कोई ना कोई एक फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक्चुअली यही लागू भी होता है। Suppose two complex numbers x plus iy and x dash plus iy dash. Now, if into x dash plus iy dash, सॉरी एक्चुअली फिर से माइक की बैटरी चली गई, काफ़ी देर से क्लास करवा रहा हूँ और शायद फुली चार्ज भी नहीं था, इसीलिए बीच में ही मुझे रोकना पड़ा। ठीक है, मैंने एक्चुअली मैं इसको पूरा कर दिया था, लेकिन यहाँ इसके बाद एक लाइन और किया था, उसके बाद माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो चलिए फिर यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ माइक लेके रखूं ताकि मुझे बीच में चार्ज ना करना पड़े। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस आई वाई एंड एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से एक फैक्टर तो
कम से कम 0 होगा तभी ऐसा संभव है रियल नंबर्स के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैसा ही होता है, कहा था मैंने। अब मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई एंड x डैश प्लस आई वाई डैश, जहां की x y x डैश y डैश आर रियल नंबर्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई इंटू एक्स डैश प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 है। दैट इम्प्लाइज एक्स एक्स डैश प्लस एक्स वाई आई प्लस आई वाई एक्स डैश प्लस आई स्क्वायर वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स डैश माइनस वाई वाई डैश प्लस आई एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब क्या इस 0 को हम 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, मैंने बताया था कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, दोनों बराबर है ना, इसलिए एक्स एक्स डैश माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश बराबर 0। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले एक्स डैश का एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई वाई डैश बाई एक्स डैश। इस वैल्यू ऑफ x को यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देयरफॉर x वाई वाई डैश बाई एक्स डैश इंटू वाई डैश, एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस वाई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया वाई वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट, यहां से आ गया हमारा y इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह अगर यहीं से हम y का वैल्यू निकाल लेते तो x एक्स डैश बाई वाई डैश, और जब इस y का वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे मिला, यहाँ से हमने y निकाला, फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हमें ये चीज़ मिल गया। इसका मतलब है कि हमें दो इक्वेशन मिल रहा है, एक तो मिला है x इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक मिला है y इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इससे हमें दो इक्वेशन मिला है, तो जो इसका इन दोनों इक्वेशंस के लिए रिजल्ट होगा वही इस पूरे प्रोडक्ट के लिए होगा। नाउ अगर इफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होगा अगर, देन डेफिनेटली यहां से x 0 होगा और यहां से y 0 होगा, यानी कि दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, अगर x और y इज इक्वल टू 0 हुआ तो यहां से क्या हो जाएगा 0, ये 0 प्लस 0 i यानी कि 0 इंटू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 0, हमारा प्रोडक्ट 0 आ गया। तो जैसा कि रियल नंबर में होता है कि अगर एक प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से कोई ना कोई एक फैक्टर तो 0 होगा, तो यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ 0 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि x और y 0 ना हो, तो उस केस में क्या, इफ x एंड y नॉट इक्वल टू 0, देन उस केस में डेफिनेटली, देन यहां नहीं करता हूं, यहीं करता हूं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 होगा। अगर भाई x 0 नहीं है या y 0 नहीं है तो यहां से एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर 0, यहां से भी वही। अब चूंकि ये दो
रियल नंबर्स का स्क्वायर है। क्या है? 2 रियल नंबर का स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर बराबर 0 और y स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। डैश है, x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर ऐसा है तो ये वाला प्रोडक्ट अब 0 आ जाएगा, x डैश और y डैश 0, यानी कि ये दिस इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इफ ए प्रोडक्ट is equal to 0 in complex numbers, then as in real numbers one of the factors is equal to 0। ठीक है, चलिए, तो यही होता है जीरो प्रोडक्ट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो 0 है तो उन प्रोडक्ट का जो कोई एक फैक्टर हो वो तो 0 होगा ही होगा। तो वही यहाँ पे प्रूफ करने का, दिखाने का यहाँ पे मोटिव है मेरा, कि आपको ये दिखाऊं कि अगर रियल नंबर्स में आप प्रोडक्ट फैक्टर करते थे और उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आता था और वो प्रोडक्ट 0 के बराबर होता था, तो उनमें से, उन सारे फैक्टर्स में से कोई एक ना एक फैक्टर तो 0 के बराबर होता ही था। यहाँ भी वही हो रहा है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों फैक्टर्स में से कोई ना कोई एक फैक्टर जो होगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई ना कोई एक एटलीस्ट तो 0 होगा ही। हाँ, अगर दोनों 0 है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों में से एक ना एक तो 0 होगा ही। सो यही दिखाने का यहाँ पे आपको मेरा मोटिव था, जो कि मैंने दिखा दिया। सो यही 0 प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन का कम्यूटेटिव होना या एसोसिएटिव होना, डिस्ट्रीब्यूटिव होना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब थोड़ा देख लेते हैं और इस क्लास को खत्म करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया। अब देखिए, क्लास तो लंबा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लंबा जाएगा। ये जो शुरू का कॉन्सेप्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ये समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये शुरू का जो कॉन्सेप्ट होता है, इनिशियल कॉन्सेप्ट, वो आई का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये लगता है कि बहुत छोटा चीज़ है, बट ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है समझाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। अगले क्लास से जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पे इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हम लोग जियोमेट्रिकली देख सकेंगे, बट यहाँ पे आपको समझाना है। सो दैट इज द रीजन वाई दिस क्लास इज टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हमने किया उससे रिलेटेड। सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहीं कहीं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑन फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स एडिशन इज, कॉम्प्लेक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ जाएंगे, छोड़िए, नहीं तो पता नहीं। एडिशन ऑफ complex numbers are commutative, are commutative। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस
Z1, ठीक है, जहां की Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेयर Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हर जगह Z1, Z2, Z3, Z4 ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तीसरा, जो आप सिंपल अलजेब्रा में करते हैं वही सब लागू हो रहा है यहां पे अभी तक। सिंस Z प्लस 0 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 0 प्लस Z, therefore 0 is the additive identity of a complex number Z, ठीक है। रियल नंबर में भी हमने देखा है इसको और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है। चौथा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब रियल नंबर में क्या होता था? एडिटिव इनवर्स, अगर किसी रियल नंबर में एक ऐसा रियल नंबर जोड़ते थे, रिजल्टेंट अगर 0 आ जाता था तो जिसको जोड़ते थे वो उस पर्टिकुलर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता था। तो यहां पे सिंस Z प्लस माइनस Z इज इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई 0 ही तो होगा, है कि नहीं है? चलिए भाई, ये है therefore माइनस Z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में अगर एक दूसरे क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को जोड़ने से रिजल्टेंट 0 आता है तो जिसको जोड़ते हैं उसको उस पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटी का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में भी वही लागू हो रहा है। इरेज कर दूं इसको, अब है पांचवा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, मतलब Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। multiplication of complex numbers is associative, that is Z1 Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3, ठीक है भाई। छठा, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। Z1 को मान लीजिए x1 प्लस आई वाई 1, उसी तरह Z2 को x2 प्लस आई वाई 2, Z3 को x3 प्लस आई वाई 3, ठीक है। उसके बाद आप करके देखिए, जहाँ की x1 y1 x2 y3
y2, x3, y3 ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिंस z इंटू 1/z इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, अभी एडिटिव आइडेंटिटी आपने देखा, z में 0 को ऐड कर रहे थे तो z मिल रहा था इज इक्वल टू 0 प्लस z। तो 0 को ऐड करने से हमें z ही मिला, इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा। तो ऐसा क्या चीज़ है कि इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें z मिले? क्या 1/z करेंगे, 1/2z करेंगे, या फिर z इंटू 1 करेंगे इज इक्वल टू z। ठीक है, z इंटू 1 इज इक्वल टू, हमें क्या मिला? z इज इक्वल टू 1 इंटू z, इसलिए 1 इज द multiplicative identity of the complex number z। सातवां है हमारा भाई, चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि z में अगर -z जोड़ देंगे तो हमें 0 मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई? क्या करेंगे कि हमें किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें z को कि हमें 0 रिजल्टेंट मिल जाए? 0 से, तो क्लियरली सिंस z इंटू 0 इज इक्वल टू कितना? 0, देयरफॉर 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। चलिए आठवां, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि कुछ नहीं है, वही सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आप कॉमन अलजेब्रा में लगाते हैं। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा में लगाते हैं, एलिमेंट्री अलजेब्रा में लगाते हैं, सारे प्रॉपर्टीज वही हैं। हाँ, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा क्योंकि डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें एक नया नंबर जुड़ा हुआ है जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से जाना? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उस तरह से जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर सिस्टम है या वो सिस्टम ऑफ नंबर्स है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हैं टुगेदर विथ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जो नंबर आई वाई आप ऐड करते हैं वो इमेजिनरी नंबर है, उसको आपने ऐड कर दिया किसी रियल नंबर x के साथ तो वही बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ होल। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ भी नहीं आया तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो बेसिक्स है ना, इसको समझाना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे जियोमेट्रिकली, तो वहाँ पे हम और भी समझेंगे। धीरे धीरे आप समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप समझेंगे धीरे धीरे। अब जैसे कि डेफिनेशन मुझे लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को क्यों डिफाइन किया गया, ये भी आप समझ गए होंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किस तरह के इक्वेशंस को, x² इज इक्वल टू -1, इस तरह के इक्वेशंस को।
ठीक है, तो आज का क्लास मैंने कुछ प्रॉब्लम भी छोटे छोटे रखे थे, बट आज का क्लास ऐसा ही काफ़ी लंबा हो गया है. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर एंड टुमारो हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है. ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आप मेरे से कहिए. अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी जगह पे आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए. किसी जगह पे या मुझसे कोई कमी रह गई हो आपको समझाने में तो वो भी आप मुझे बताइए. मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि फिर से आपको सही से समझा सकूँ वो पोर्शन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. सी यू टुमारो.